Hi everyone, welcome to Current Crunch. I hope you all are doing well. Let's start today's topic. इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज जो प्रीवियस प्लस टू लेक्चर सोशियोलॉजी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक तो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे एंड कुछ ऑप्शंस जो है वो इन डिटेल देखेंगे। अगर आप मेरा पेड कोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एंड करंट क्रंच आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। एंड वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम प्लस टू सोशोलॉजी लेक्चर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज लुई डुमॉन जो है उनका क्वेश्चन है इज रिलेटेड टू होमो हरारकस प्रमलाई कलर्स ऑफ तमिलनाडु स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट एंड होमो इक्वेलिस्ट। ठीक है, ये 5 ऑप्शंस हैं। तो हमें बोलना है इन पांचों में से कौन से लुई डुमॉन के साथ एसोसिएटेड हैं। अब सोशियोलॉजी जिसने थोड़ी बहुत ही पढ़ ली है, एटलीस्ट आपने अगर इंडियन सोशियोलॉजी का कुछ पोर्शन पढ़ा है एंड वेस्टर्न सोशियोलॉजी का, तो इतना आपको आइडिया लग गया होगा कि मार्क्सिस्ट तो लुई डुमॉन नहीं थे। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट आप इनको बोल सकते हो, स्ट्रक्चरलिस्ट भी बोल सकते हो, लेकिन ये मार्क्सिस्ट तो नहीं थे। तो आप इसमें से एलिमिनेट कर सकते हो थर्ड ऑप्शन। अगर आप ये ट्रिक कर पाओ, पहले थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, तो आपका फर्स्ट सेकंड एंड जो डी पार्ट है वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर वुड बी सी। इससे क्या होगा, अगर आप जल्दी से मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट इसमें एलिमिनेट कर पाओ तो आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो हम एक बारी इसको डिटेल में देखते हैं ऑप्शंस को। तो किस किस चीज़ से रिलेटेड है लुई डुमा होमो हायरार्किस इन्हें लिखी हुई थी, जिसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था प्योरिटी एंड पोल्यूशन का। प्योरिटी एंड पोल्यूशन, तो किस चीज़ से रिलेटेड है प्योरिटी एंड पोल्यूशन? कास्ट सिस्टम से रिलेटेड है। ये जस्टिफाई करता है डिवीजन ऑफ लेबर इन कास्ट सिस्टम में। कास्ट सिस्टम में क्या होता है बेसिकली, क्या बिलीफ है इंडियन सोसाइटी का, हिंदुइज्म का बिलीफ है कि 4 कास्ट्स में आपकी सोसाइटी डिवाइडेड है। टॉप पे आपके ब्राह्मण्स हैं, फिर आपके क्षत्रियास हैं, थर्ड पे वेश्वास हैं, एंड लास्टली शूद्रास। एंड शूद्रा से भी नीचे एक आउटकास्ट ट्रीट किए जाते हैं जिनको हम अनटचेबल्स बोलते हैं, या इंडिया में उनको दलित भी बोला जाता है। ठीक है, तो प्योरिटी एंड पोल्यूशन क्या कह रहा है, जो कि सो कॉल्ड अपर कास्ट है वो अच्छे काम में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक दे सर्व गॉड, प्रेयर्स, चैंटिंग इन्वॉल्व होती है उनके कामों में। एंड जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं जैसे शूद्रास हैं, वो क्या करते हैं, वो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करते हैं, डेड बॉडीज वगैरह कहाँ डिस्पोज ऑफ करनी है उसको हैंडल करते हैं। तो डर्ट, ब्लड एंड डेथ वगैरह, डेड बॉडीज, वो सारे जो इम्प्योर काम है वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के ही हैं। एंड क्योंकि जो गॉड को सर्व करते हैं जैसे ब्राह्मण्स, वो ये काम नहीं कर सकते, तो इस डिवीजन को एज इन जस्टिफाई किया गया है थ्रू थ्रू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन कि हाँ, अपर कास्ट है क्योंकि वो काम करने के लिए भी हमें लोग चाहिए, एंड क्योंकि अपर कास्ट वाले ये काम नहीं कर सकते तो वो लोअर कास्ट जो है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, उनको दे दो। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या बात याद रखनी है, जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे अपने, आपको अगर ऐसा कोई भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो ऑलवेज यूज, डोंट राइट अवे से कि अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। ठीक है, आपको हमेशा सो कॉल्ड अपर कास्ट और सो कॉल्ड लोअर कास्ट बोलना है। दिस शोज कि ये जो है आप एकेडमिक पर्पस से बस एक्सप्लेन कर रहे हो, फॉर एक्सप्लेनेटरी पर्पस, एंड यू डोंट सब्सक्राइब टू दिस आइडिया, मतलब यू डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम। ठीक है, ये आपको अपनी आइडियोलॉजी क्लियर रखनी होगी। तो प्रमलाई कलर्स ऑफ तमिलनाडु जो है, ये स्टडी इन्होंने कंडक्ट की है यहाँ पे, वो इन्होंने की 1949 एंड 50 में। ठीक है, इंडिया में, साउथ इंडिया में स्टडी की है इन्होंने तमिलनाडु में। स्ट्रक्चरलिस्ट ये थे। एंड होमो इक्वालिस भी इन्होंने लिखी है, वो इन्होंने लिखी है 1977 में। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है उनकी वो है होमो हरारकस, जिसमें इन्होंने प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बताया है। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज योर मुस्लिम पर्सनल लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज शरिया। ठीक है, ये भी आई एम श्योर मेजोरिटी को पता होगा। हु हैज डिफरेंशिएटेड वेस्टर्नाइजेशन इनटू प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन एंड कल्चरल वेस्टर्नाइजेशन? अब देखो, वेस्टर्नाइजेशन जो है वो हम ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं या एस्क्राइब करते हैं हम वो एम एन श्रीनिवास के साथ। उन्होंने ब्रह्मनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, ऐसी सारी चीज़ें हमें बताई हैं। ब्रह्मनाइजेशन, संस्कृताइजेशन,
and your westernization. ठीक। तो ब्राह्मणाइजेशन क्या होता है? ब्राह्मणाइजेशन होता है व्हेन यू फॉलो, यू कॉपी द वे ऑफ लाइफ किनके? ब्राह्मण्स का। संस्कृताइजेशन होता है जब एक लोअर कास्ट जो होता है वो अपर कास्ट के लाइफस्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करता है, उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनके फूड हैबिट्स, उनके कल्चर। ऑल्दो संस्कृताइजेशन भी एक लंबा टॉपिक है, वो जो मैं जिनको पढ़ा रही हूँ तो वो हम अपने सिलेबस के टाइम पे पढ़ लेंगे इन डिटेल की। संस्कृताइजेशन में आप किसको फॉलो करते हो, फिर डीसंस्कृताइजेशन, रिवर्स संस्कृताइजेशन वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखो संस्कृताइजेशन में मोस्टली क्या होता है, यूनिवर्सल पैटर्न, कि जो इकिज है, AEKIJ, वो फॉलो करता है द्विज को। इकिज हो गया आपके लो का सो कॉल्ड लो कास्ट, वंस बॉर्न कास्ट, एंड द्विज को हम बोलते हैं ट्वाइस बॉर्न, जो आपके सो कॉल्ड हाई कास्ट होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपको वेस्टर्नाइजेशन के बारे में पूछा गया है। वेस्टर्नाइजेशन होता है वेस्टर्न जो है अंग्रेजों को, इन लेमैन लैंग्वेज, उनके लाइफस्टाइल, उनकी ड्रेसिंग, कल्चर, फूड हैबिट्स को फॉलो करना। तो उसको प्राइमरी एंड कल्चरल में किसने बोला था? वो बोला था योगेंद्र सिंह ने, ठीक है। योगेंद्र सिंह ने क्या कहा था? प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन भी होती है, प्राइमरी होता है, देखो वेस्टर्नाइजेशन होता है वेस्टर्न जो है उनके तौर तरीके फॉलो करना। अब जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जो लोग सबसे पहले वो कॉपी करना शुरू कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन। एंड कल्चरल वेस्टर्नाइजेशन इज सिंपली उनके पूरे कल्चर को, जो मतलब एज अ होल उनका पूरा कल्चर फॉलो करना। अब प्राइमरी की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ पे आ गए या सेटल हो गए, या उनका कोई कल्चर यहाँ पे डिफ्यूज हो गया, ठीक। अब सबसे पहले अगर जो आइडिया है उनका ब्रिटिशर्स का या सेटलमेंट है वो लाल चौक में हुई, श्रीनगर में। अब जो लाल चौक के विसिनिटी वाले एरियाज हैं, लाल चौक के जो नेबरहुड वाले एरियाज हैं, तो सबसे पहले वही लोग पिक करेंगे उनका कल्चर जो उनके आसपास रहते हैं। दैट मीन्स जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वेस्टर्न कल्चर के साथ यहाँ के लोगों का, उनको उसको हम बोलेंगे इनकी प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता फैल जाती है लाल चौक से, फिर दूर दूर तक के एरियाज जो है वहां पे भी वेस्टर्नाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो लाल चौक के बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड में होंगे उनको हम बोलेंगे प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन, उनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वेस्टर्न कल्चर के साथ। Sociologist who advocated and applied dialectical historical model to Indian sociological studies, तो किस किसने किया है ये इंडियन सोशोलॉजिकल स्टडीज के साथ डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मॉडल? अभी हम कार्ल मार्क्स ही पढ़ रहे हैं हमारे कोर्स में, एंड डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मैंने कल ही उनको पढ़ाया है। आज नहीं, आज नहीं, हाँ कल के लेक्चर में हमने डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल जो है डिटेल में पढ़ लिया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि उसी मेथोडोलॉजी को इंडियन सोशियोलॉजिकल स्टडीज में किसने यूज किया? तो वो किसने किया है? डीपी मुखर्जी ने किया है, ठीक है। डीपी मुखर्जी और AR देसाई जो है काफी फेमस नाम है, जो मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट थे, और इंडियन सोसाइटी को भी उन्होंने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से पढ़ा था। तो आंसर वुड बी 2 और 3। तो यहाँ थोड़ा बहुत मैं आपको डायलेक्टिकल मॉडल के बारे में बताती हूँ। डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मॉडल क्या होता है बेसिकली? देखो डायलेक्टिक क्या होता है, डायलेक्टिक मीन्स एक कोई एक चीज हुई, ठीक है, उसकी जो वो चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक आइडिया है, उसका हमें एक ऑपोजिंग, कॉन्ट्रडिक्टिंग, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया भी उसके साथ इमर्ज हो जाता है। एक कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया, कि ऑल्दो ये आइडिया के बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस होंगी लेकिन ये इंटरडिपेंडेंट भी हैं, कि अगर ये आइडिया जो है, अगर कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया हटा दो तो ये भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं आपको विद एग्जांपल भी समझाऊंगी। एंड ये जो दो आइडियाज हैं, ये बाद में इनका कोलैबोरेशन काइंड ऑफ होता है, या कल्मिनेशन बोलो, एक दूसरे आइडिया में, जिसमें इसके एलिमेंट्स भी होते हैं, इसके एलिमेंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास में डिबेट होता है, हम स्कूल में सारे डिबेट करते थे, तो डिबेट में क्या होता था? दो टीम्स बनती थी, दो टीम्स, एक फॉर होती थी, एक अगेंस्ट होती थी। तो वही मान लो एक आइडिया जो फॉर है, जो हक में बोलेगा, और एक अगेंस्ट में बोलेगा, ठीक है। एंड फाइनली क्या होता था, कोई एक जो क्लास मॉनिटर है या जो डिबेट का कोई जो भी लीडर होगा, वो लास्ट में एक यूनानिमस कंक्लूजन ड्रॉ करता था, जो कुछ सही पॉइंट्स फॉर के लिए कंसिडर करता था एंड कुछ सही पॉइंट्स अगेंस्ट के कंसिडर करता था, ठीक है। तो वो था एक फाइनल जो कि इन दो फॉर अगेंस्ट से, या आइडिया और उसके कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया से मिल जाता है। अब इसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या हम यूज करते हैं सोशियोलॉजी में डायलेक्टिकल के लिए? जो पहले फॉर वाला आइडिया मैंने आपको बोला उसको हम थीसिस बोलते हैं।
एंड इसका एक कॉन्ट्रोडिक्टिंग आइडिया होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीथीसिस। एंड इनके इंटरैक्शन से फाइनली ये दोनों कल्मिनेट करके मिल जाते हैं एंड हमारे सामने आता है सिंथेसिस, जिसमें कुछ पॉइंट्स थीसिस के भी होंगे एंड कुछ पॉइंट एंटीथीसिस के भी होंगे। ये एक सिंपल छोटा डायलेक्टिकल मॉडल है। फिर कार्ल मार्क्स ने इस डायलेक्टिकल मॉडल को क्या किया था, यूज किया था पूरे हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड को स्टडी करने के लिए कि सोसाइटीज कैसे इवॉल्व हुई थी। जैसे कार्ल मार्क्स ने हमें 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन दिए थे, 6 स्टेजेस में सोसाइटी को डिवाइड किया था। तो उन्होंने इस डायलेक्टिकल मॉडल को ही बेस लिया था। कल ही मैंने कार्ल मार्क्स आपको पढ़ाया है एंड कल ही मैंने आपको डिटेल में सारी चीज बताई है। तो ये कौन थे? बेसिकली डीपी मुखर्जी और ए आर देसाई दोनों ही मार्क्सिस्ट थे। ठीक है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से उन्होंने स्टडी किया था। एंड ए आर देसाई ने एडवोकेट किया था डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मेथड स्टडी करने में के लिए। ही वाज बेसिकली अ स्टूडेंट ऑफ जीएस गुरिये। जीएस गुरिये जो है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इंडियन सोशियोलॉजिस्ट स्टार्ट करेंगे। डीपी मुखर्जी, ए आर देसाई, ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ जीएस गुरिये and also he was one of the founding members of Indian Sociological Society. Founding member of Indian Sociological Society. ठीक है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट भी इनको बोला जाता है। थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने नोट्स में लिख लो, क्योंकि हो सकता है कभी क्वेश्चन कोई ऐसा आए जहां से आप इस कंटेंट से कुछ हिंट ले सको। ठीक, उसके बाद हैं इनकी फिर कुछ बुक्स भी हैं, जिनने मेरा कोर्स एनरोल किया है तो उनको मैंने डिटेल में इनकी बुक्स वगैरह जो है वो भी मेंशन कर दी हैं। वैसे ही मैं आपको बाकी थिंकर्स की भी कर दूंगी। ठीक है, तो सेकंड वन इज डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी अगेन इनका पूरा नाम है दुर्जती प्रसाद मुखर्जी। मार्क्सियोलॉजिस्ट इनको भी बोला जाता है, मार्क्सिस्ट थियरी पे बिलीव करते थे। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म यूज किया था इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो इनकी जो बुक्स है वो मैंने ऑल तो बोल दी हैं, पर अगर आपने एनरोल नहीं किया है अभी तक, क्विकली मैं आपको बोलती हूँ एंड अपने नोट्स में लिखते जाओ। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये ए आर देसाई की है। रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया, साथ साथ बोलूंगी भी अगर स्पेलिंग कहीं पे आपको सही से ये लेजिबल नहीं होगी। स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, फिर है पेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, पेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन। इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये किसकी बुक्स है? ए आर देसाई की। अब जल्दी से डीपी मुखर्जी की लिख लो। मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न कल्चर, डाइवर्सिटीज, टैगोर, अ स्टडी। फिर आ गया आपका ऑन इंडियन हिस्ट्री, ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक, इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं डीपी मुखर्जी की एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ए आर देसाई की। ठीक है, दोनों मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट थे, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से इन्हें स्टडी किया था। इसमें डीपी मुखर्जी में और एक लिख लो, पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंसेस। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, नेट में काफी बार ये पूछ चुके हैं। पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंसेस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। ठीक, तो ये हो गया आपके डीपी मुखर्जी एंड ए आर देसाई। फिर एम एन श्रीनिवास हमें सेपरेटली पढ़ना है, ये थिंकर जो आपके सिलेबस में होगा। डेविड हैरीमैन का थोड़ा बहुत मैं आपको बोल देती हूँ, क्योंकि वो सिलेबस में सेपरेटली होने के चांसेस बिल्कुल कम है। ये जो है ये पैदा हुए थे, बॉर्न इन रावलपिंडी पाकिस्तान, रावलपिंडी पाकिस्तान में पैदा हुए थे। एंड ही वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ सब ऑल्टर्न स्टडीज ग्रुप, सब ऑल्टर्न स्टडीज ग्रुप। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट काम थे, इन्हें क्या क्या लिखा था? क्विट इंडिया मूवमेंट इन गुजरात,
क्विट इंडिया मूवमेंट इन गुजरात, and he wrote Peasant Nationalists of Gujarat, Peasant Nationalists of Gujarat, The Coming of Devi, Peasant Resistance in India. Resistance in India. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी। अब ये थिंकर नाम लिखा हुआ था, बाकी जो है वो तो हम कवर कर ही लेंगे फिर सिलेबस में, जैसे आपके एस सी दुबे वगैरह है, एम एस सी नवाज है, पर डेविड हरीमैन आई डोंट थिंक आपको अलग से सिलेबस में दिया होगा। ठीक है, एस सी दुबे की भी इंपॉर्टेंट स्टडीज हैं, काफी इंपॉर्टेंट है इनकी, कमर्स ऑफ रायपुर। ठीक है, एंड ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे, इन्होंने इंडियन विलेजेस में काफी स्टडी की। शमरपीत एक विलेज है तेलंगाना में, वहां पे स्टडी किया, तो वो डिटेल आपको क्लासेस में बता दूंगी। आगे देखते हैं। द प्रोसेस वेयर इन अ लोअर कास्ट, वेयर इन द लोअर कास्ट ट्राई टू इमिटेट द ब्राह्मणिकल कल्चर, ऑल्दो इसका करेक्ट आंसर वुड हैव बीन ब्राह्मणाइजेशन। ठीक, पर वो ऑप्शंस में नहीं है, तो लेट्स एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। सैफ्रनाइजेशन एंड हिंदुआइजेशन इसका नहीं होगा। अब दो में कंफ्यूज हो सकते हैं, संस्कृताइजेशन एंड कल्चराइजेशन। अगर हम जनरली देखें तो संस्कृताइजेशन भी इसका हो सकता था, क्योंकि लोअर कास्ट से आप हाई कास्ट को इमिटेट कर रहे हो। बट कल्चराइजेशन में बेसिकली क्या होता है, हम कोई स्पेसिफिक एलिमेंट किसी कल्चर का या कोई स्पेसिफिक कल्चर को कॉपी करते हैं, या कोई छोटी टारगेट ऑडियंस होती है, उसका कल्चर हम कॉपी कर रहे हैं, दैट इज कल्चराइजेशन। और यहाँ पे आपको वो टारगेट ऑडियंस दी हुई है ब्राह्मणिकल कल्चर, तो हम इसको कल्चराइजेशन डी आंसर इसका कर सकते हैं। ठीक, ऊपर देखो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, अच्छा वो वेस्टर्नाइजेशन का था। ठीक विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी रिलीज द नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो, ये किया था जस्टिस पार्टी ने। ठीक है, इसको इसका दूसरा नाम भी है साउथ इंडिया लिबरेशन फ्रंट करके, ऐसा ही कुछ इसका नाम था। तो उसने ये नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो जो है वो रिलीज किया हुआ है। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट भी उन्होंने एक स्टार्ट की हुई थी, एंड ये बात है काफी पुरानी, 1916। आगे चलते हैं। ज्योतिराव फूले जो है, काफी इन्होंने काम किया था अपलिफ्ट करने के लिए दलित कम्युनिटी को, उनके लिए काफी आवाज उठाई थी। एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट्स जो है वो भी इन्होंने स्टार्ट की थी। तो शोधक समाज जो है, सत्य शोधक समाज, वो इन्हें स्टार्ट किया हुआ था। तो 1 is 3, दैट मीन्स बी और सी, ए और डी आपका एलिमिनेट हो गया। फिर एनी बेसेंट हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, थियोसोफिकल सोसाइटी, नारायण गुरु जो है वो है इज एस एन डी पी मूवमेंट। ठीक है, अगर आपको एनी बेसेंट का ही पता होगा, थियोसोफिकल सोसाइटी, 2 is 1, तो आप सॉल्व कर पाओगे, आंसर वुड बी सी। चंपारण मूवमेंट टुक प्लेस इन, ये हुई थी 1917 टू 1918, और किसने की थी? गांधी ने, जब वो इंडिया में आए थे गांधी जी ने। तो कहाँ कहाँ उनकी मूवमेंट्स हुई थी? CAKE करके याद रख सकते हो। चंपारण में हुई थी, अहमदाबाद, एंड खेड़ा। ठीक, फिर द रिएक्शनरी और द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स आर, इसमें से कौन कौन सी है? तो रिएक्शनरी एंड रिवाइवलिस्ट कौन सी होती है? बेसिकली वो वाली मूवमेंट जो कहते हैं पुराना ऑर्डर जो है उसको रेस्टोर करो, जो चेंजेस में बिलीव नहीं करते। तो इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं पता होगा, थोड़ा बहुत आपने हिस्ट्री पढ़ा है, तो ये पता होगा कि ब्रह्मो समाज नहीं थी। ब्रह्मो समाज को हम बोलते हैं रिफॉर्मेटिव, जो रिफॉर्म्स लेके आती है सोसाइटी में, जिसने कहा था पर्दा सिस्टम नहीं होना चाहिए, जिसने कहा था कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, आइडियल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, तो पॉजिटिव रिफॉर्म्स की बात की थी, तो वो रिफॉर्मेटिव मूवमेंट थी। तो सेकंड आंसर नहीं है, दैट मीन्स आप सारे ऑप्शन यहाँ काट के आंसर वुड बी नन ऑफ द अबव। इसमें रिफॉर्मेटिव जो है वो आर्य समाज है, क्योंकि उन्होंने कॉल दिया था गो बैक टू वेदास, वो कहते थे जो अपने स्क्रिप्चर्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली फॉलो करो। आर्य समाज थी आपकी। ठीक है, कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन भी थी, क्योंकि रिफॉर्मेशन के खिलाफ थी, जो कौन लेके आ रहे थे? प्रोटेस्टेंट्स लेके आ रहे थे। तो कैथोलिक को भी आप रिएक्शनरी रिवाइवलिस्ट में जो है काउंट कर सकते हो। सर्वोदय मॉडल, बेसिकली ये मॉडल किसका था? गांधी जी का, जो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे। ठीक,
तो सर्वोदय इससे रिलेटेड नहीं है। 1 एंड 3 जो है इसका आंसर हो सकता था, लेकिन ब्रह्मो समाज जो है उसने हर जगह ब्रह्मो समाज डाला हुआ है, तो हम इसको नन ऑफ द अबव डी ही लिखेंगे, क्योंकि ब्रह्मो समाज जो है वो कहीं से भी रिएक्शनरी या रिवाइवलिस्ट जो है वो काउंट नहीं होती थी। ठीक, आगे चलते हैं। Which of the following movement was called a beacon for the light of revolutionary struggle in India? तो ऑनेस्टली मुझे भी इसका आंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो बीकन ऑफ द लाइट है वो हम काफी मूवमेंट्स को बोलते हैं, इंक्लूडिंग योर बिरसा मुंडा रिवॉल्ट जो उल्लुगुलन में हुआ था। ठीक है, तो इंडिया में रशियन रेवोल्यूशन का जो असर हुआ था उसको भी बीकन ऑफ लाइट बोला गया है। तो ये जो ऑप्शंस हैं, ये आई एम स्टिल लुकिंग फॉर दिस कि इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर क्या होगा। तो मैं इसका आंसर जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन। ठीक है, रिलेटिव डिप्रीवेशन क्या होता है? देखो, डिप्राइव होता है किसी चीज की कमी होना, आपको डिप्राइव किया जा रहा है अपने राइट से, दैट मीन्स आपको अपना राइट जो है वो प्रॉपरली नहीं दिया जा रहा है, ये हो गया सिर्फ डिप्राइव। अब जब हम रिलेटिव डिप्रिवेशन की बात करते हैं, दैट मीन्स हम दूसरे इंसान के कंपैरिजन में देखते हैं हमें क्या नहीं दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे और मेरे भाई दोनों को इक्वल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं, लेकिन मेरे भाई को अगर मिलती है पॉकेट मनी 500 रुपीज पर मंथ एंड मुझे 100 मिलती है पर मंथ, दैट मीन्स रिलेटिवली मुझे डिप्राइव किया जा रहा है एक प्रॉपर राइट से। ऑल्दो 100 पर मंथ जो है ठीक है, मेरा गुजारा उसमें चल रहा है, लेकिन जब मैं बाई के कंपैरिजन में देख रही हूँ तो मुझे रिलेटिवली डिप्राइव किया है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट डिप्रिवेशन नहीं है। अगर मुझे बिल्कुल ही नहीं कुछ दिया जाता, मुझे 0 रुपीज मिलते, तो वो एब्सोल्यूट डिप्रिवेशन होती है कि मुझे कुछ नहीं मिला है। अब मुझे 100 रुपीज मिले, दैट मीन्स ठीक है, मेरा गुजारा उसमें चल जाएगा, लेकिन जब मैं बाई के कंपैरिजन में देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे मेरे साथ क्या हो रहा है? रिलेटिव डिप्रिवेशन हो रही है। रिलेटिव डिप्रिवेशन मीन्स रिलेटिवली या इन कंपैरिजन टू मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ पे होता है। तो इसका आंसर होगा अ परसीव्ड डिसएडवांटेज अराइजिंग फ्रॉम सम स्पेसिफिक कंपैरिजन। ये परसीव्ड डिसएडवांटेज है ना, जो किसी एक कंपैरिजन की वजह से हो रही है। तो 11th वुड बी डी। 12th इज हु फर्स्टली यूज द नॉमेनक्लेचर दलित। इसका आंसर है ज्योतिराव फूले, 1950 यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनका पेपर था, जिन्हें मुझे सेंड किया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, लेकिन दलित जो है नॉमेनक्लेचर ज्योतिराव फूले ने यूज किया है। फिर आ गया LGBT movement have often adopted a kind of identity politics। ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो असर्टन करते हैं, that sees sexual minorities as groups। फेयर इनफ, ये ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं जो वो सेक्सुअल माइनॉरिटीज हैं उनको इक्वल एक्सेप्टेंस मिले सोसाइटी में। फेयर इनफ, ठीक है, इसका आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मंडल कमीशन किसके साथ डील करता है? अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड कास्ट के साथ। तो आप बीच में कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट देखोगे, कहीं हिस्ट्री का पार्ट देखोगे, तो बेसिकली कहाँ से आता है सिलेबस में? ये आता है जहाँ से हमें ये पढ़ना होता है ना, हमें इंडियन सोसाइटी के बारे में जहाँ पे पढ़ना होता है, तो कुछ पार्ट हमें इसमें से भी कवर करना होता है। तो जिन लोगों ने कोर्स में ये एनरोल किया हुआ है उनको मैं सारी चीजें कवर करवा दूंगी, प्लस आपको मेरे कोर्स में PDF भी मिलते हैं एंड टेस्ट सीरीज उसमें इंक्लूडेड है। चिपको मूवमेंट जो है ये किसके अगेंस्ट लॉन्च हुई थी? डिफॉरेस्टेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे एग्रीकल्चर के लिए। 1:2, दैट मीन्स आपका ए और डी आंसर नहीं होगा, बी और सी में हमें देखना है। व्हाइट रेवोल्यूशन वाज मिल्क, 2:3, दैट मीन्स आंसर वुड बी बी। जहां आपको दो ऑप्शंस में आंसर पता चल गया, देन डोंट वेस्ट योर टाइम इन मैचिंग अदर ऑप्शंस आल्सो। ठीक है, आप जल्दी से अपना आंसर सॉल्व कर दिया करो। द टर्म सेक्युलर जो है इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था बाय सम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दैट मीन्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले से ये वर्ड मेंशन नहीं था, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे मॉडिफाई करते हैं? बाय ब्रिंगिंग अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई एंड इस वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, सेक्युलर को। एंड वो किससे किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि सेक्युलर के साथ और कौन से दो वर्ड्स जो हैं यहाँ पे और हमारे ऐड हुए थे।
कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, किस ईयर में इनेक्ट किया था? ये 1976 में। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन सा वर्ड हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। देन 18th वन इज योर लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। ये किसने एक्सप्लेन किया था? इट वॉज गिवन बाय रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तो होता क्या है बेसिकली ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन? तो ग्रेट ट्रेडिशन वो लोग जो बड़ा मेजॉरिटी लोग जो हैं ग्रुप के वो फॉलो करते हैं, और इसको हम एसोसिएट करते हैं अर्बन सिटीज से कि उनका जो है ग्रेट ट्रेडिशन। लिटिल ट्रेडिशन हो गया स्मॉल सोसाइटी, स्मॉल कम्युनिटीज, इसको फोक ट्रेडिशंस के साथ हम रिलेट करते हैं कि गांव की छोटी छोटी कम्युनिटीज उनका जो ये होगा ट्रेडिशन फॉलो होता होगा, उसको हम बोलते हैं लिटिल ट्रेडिशन। और जो शहरों में बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े कम्युनिटीज, बड़े बड़े ग्रुप्स शहरों के फॉलो करते हैं, वो होता है हमारा ग्रेट ट्रेडिशन। एंड ये दिया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने। Elaborate the acronym of MADA. This is your Modified Area Development. No, this is your Modified Area Development Agency. ठीक, आगे चलते हैं। Which of the following act advocates land to land when the land from tribes is acquired by the government? That means land अगर लो ट्राइबल लोगों से, तो उसके बदले उनको कहीं और पे लैंड ही दे दो ताकि वो रिलोकेट कर सके। तो ये आया था फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में। तो आंसर वुड बी सी। आगे चलते हैं। डैश प्रोग्राम was launched to promote self employment for the rural poor। तो वो कौन से थे रूरल पुअर के लिए? वो था ट्राइसिम, जिसका फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक। The Indian government adopted the policy of population planning during किस ईयर में किया था? उसको 1952 में ही किया था। ठीक है, 1952। एंड इंडिया ऐसी पहली कंट्री थी वर्ल्ड की जिसने फैमिली प्लानिंग को नेशनल प्रोग्राम में लाया था। एंड एक क्लिनिक जो है वो बॉम्बे में फैमिली प्लानिंग क्लिनिक अकॉर्डिंगली सेटअप किया गया था। द बेसिक इंटेंशन ऑफ महिला समृद्धि योजना इज, तो महिला समृद्धि योजना को क्यों लाया गया? ताकि रूरल एरियाज में जो डिसएडवांटेज वुमेन है या अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन है, उनको लोन मिल सके, माइक्रो फाइनेंसिंग हो उनकी एट लोअर इंटरेस्ट, ताकि वो एंटरप्रेन्योर अपना कोई स्टार्टअप बिजनेस वगैरह ये सारी चीजें कर सके लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पे। किस लिए? उनके एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड को थोड़ा सा ताकि वो अडॉप्ट कर पाए एक एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड। एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड दैट मीन्स बिजनेस वगैरह की तरफ सोच पाए। तो क्या इसका आंसर होगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। टू डेवलप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ 5 ईयर प्लानिंग इन इंडिया लेड टू, तो 5 ईयर प्लानिंग इन इंडिया जब स्टार्ट हुई थी, तो बेसिकली 5 ईयर प्लानिंग होता क्या है? सिंपली गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट बनाती थी एंड बताती थी कि इसकी इनकम कितनी है एंड इसका एक्सपेंडिचर क्या होगा अकॉर्डिंग टू द बजट, एंड क्या टारगेट्स ये सेट करेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए अचीव करने में। ठीक है, तो वो प्लानिंग कमीशन उसके लिए सेटअप किया गया था, प्लानिंग कमीशन। लेकिन रिसेंटली जो प्लानिंग कमीशन है उसको रिप्लेस किसने किया? नीति आयोग ने। अब हमारे 5 ईयर प्लान्स नहीं बनते, हमारे 3 ईयर प्लान्स बनते हैं। नीति आयोग ने उसको रिप्लेस किया, ठीक है, प्लानिंग कमीशन को। तो 5 ईयर प्लानिंग क्या बताता है कि हमारी जो कैप इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी होगी? हमारी होगी मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है जहां सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है जो कंप्लीटली मार्केट ड्रिवन होती है, मार्केट ड्रिवन, कि जो जैसा मार्केट चल रहा है, जो डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, उस पे मार्केट चल रहा है एंड वही आपकी इकोनॉमी डिसाइड कर रही है, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी में इस इन दोनों का एलिमेंट होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, लेकिन हम जो कैपिटलिस्ट्स हैं उनको भी इसमें ये नहीं करते, मतलब कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं है, कैपिटलिज्म को हम रोकते नहीं है जैसा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है। इसमें बेसिकली क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो भी कंट्रीब्यूट करेगी एंड जो प्राइवेट फर्म्स हैं
वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। वो दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो चेक्स एंड बैलेंस भी रखेगी एंड इकोनॉमी को और कैपिटलिज्म को ग्रो भी करने दिया जाएगा। तो वेल जब गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस रखेगी दैट मीन्स जो वेलफेयर का काम गवर्नमेंट करती है वो गवर्नमेंट खुद करती रहेगी एंड उसका पैसा जो है प्राइवेट सेक्टर वहां से वो भी कंट्रीब्यूट जो है वो भी करेंगे। अगर आप ने हिस्ट्री या इकोनॉमी ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो कई बार ऐसी कोई स्कीम आती है उस पर लिखा होता है कि स्पेंडिंग कहाँ से होगी, तो लिखा होता है पीपीपी पे होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो उसका यही मतलब है कि गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी, प्राइवेट फर्म्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल हम फॉलो करते हैं एंड ये इंट्रोडक्शन ऑफ 5 ईयर प्लानिंग से हुआ था। ठीक, तो लास्टली जो सरप्लस इकोनॉमी क्या होता है, जहाँ पे सप्लाई जो होती है वो डिमांड से ज्यादा होती है एंड जो सप्लाई होती है इज मोर देन डिमांड। अगर डिमांड से ज्यादा सप्लाई होगी तो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स है वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, दैट मीन्स प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस मोर, विल, ठीक है। तो ये आपका रहता है सरप्लस इकोनॉमी में। काफी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं बस आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में क्या क्या होता है, एक लोकेलिटी होती है, यस। वी फीलिंग भी होती, वी फीलिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी का सेंटिमेंट होना चाहिए, लोगों का आपस में एक बॉन्ड होता है, यूनिटी होती है, प्यार मोहब्बत होता है। सेल्फ सफिशिएंसी भी होती है टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है, वो सस्टेन कर सकती है कम्युनिटी खुद को। कल्चर डाइवर्सिटी नहीं होती है क्योंकि वो सेम कल्चर के लोग होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम अलग कम्युनिटीज की बात करें, कश्मीरी पंडित्स कम्युनिटी या डोगरा कम्युनिटी, ठीक है, तो वो उनका सिमिलर कल्चर होता है, कल्चर अलग नहीं होता है, तो कल्चर डाइवर्सिटी नहीं होगा। तो आंसर वुड बी डी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में और एक चीज देखनी है कि क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, अगर आप ये सिर्फ जल्दी जल्दी पढ़ लो विच द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी, तो यू विल गो विद बी। ये नॉट आपको यहाँ पे जरूर पढ़ना है, क्योंकि अगर ये नॉट आपका स्किप हो गया तो क्वेश्चन का सारा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। The rural urban fringe is known as the outskirts or the urban hinterland. True, it never acts as an interface between urban and rural. तो this is wrong, क्योंकि ये होता ही बेसिकली एक ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन, जो इसको इंटरफेस भी बोल सकते हो अर्बन से रूरल में। जब आपका अर्बन चल रहा है एरिया, फिर कुछ बीच में एक ट्रांजिशन जोन आएगा, थोड़ा गांव वाला एरिया स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका रूरल एरिया स्टार्ट हो जाएगा। तो वही आपका हिंटरलैंड होता है, वो एरिया होता है जो मेन एरिया पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होता है। अब देखो ये हो गया, तो आंसर वुड बी ट्रू एंड आर इज फॉल्स। लेकिन यहाँ पे आपको क्या चीज और देखनी है, जो ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इट नेवर एक्ट्स एज एन इंटरफेस। तो अगर आपको ये बात नहीं भी पता है ना, लेकिन आप इसमें इंटेलिजेंट गेस कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आई वुड से 80%, 80 to 90% जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे नेवर या ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट जो होती हैं ये हाई चांसेस होते हैं कि ये गलत हो। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो आंसर वुड बी सी। एक्स्टिक्स किस चीज की स्टडी होती है, ह्यूमन सेटलमेंट्स की। अरेंज द ऑर्डर सोसाइटल एवोल्यूशन। अब हम इनको एक अरेंज करना है, पहले कौन सी आई थी बाद में कौन सी आई थी। तो पहले हमारी थी हंटिंग एंड फूड गैदरिंग वाली सोसाइटी, फर्स्ट, दैट मीन्स कोई एलिमिनेट नहीं होगा। उसके बाद पेजेंट, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, उसके बाद हमारी आई थी हॉर्टिकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो हॉर्टिकल्चर के बाद में आया है। हॉर्टिकल्चर थर्ड है, तो दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो एलिमिनेट हो गए, और अभी हमने दो ही ऑप्शंस देखे हैं। उसके बाद आपकी आई अग्रेरियन सोसाइटी या एग्रीकल्चर, एग्रेरियन सोसाइटी। उसके बाद आप बोल सकते हो कई जो एवोल्यूशन है कई सोसाइटियों का, वहां पे एग्रीकल्चर के बाद हम सीधे इंडस्ट्रियल लिखते हैं। लेकिन जो पेजेंट सोसाइटी है बेसिकली ये सब पार्ट है एग्रेरियन सोसाइटी का ही। तो एग्रेरियन सोसाइटी डेवलप होना स्टार्ट हो गई, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स वगैरह ये सारी चीजें होना शुरू हो गई। फिर कई सोसाइटीज में उसका एक सब पार्ट बना पेजेंट सोसाइटीज, जहाँ पे स्पेसिफिकली हमारी अब एक पेजेंट क्लास आ गई, पेजेंट क्लास, एंड एक हमारी फ्यूडल लॉर्ड्स वाली क्लास आ गई। ठीक है, तो ये प्रोग्रेशन होगा ना, पहले जब एग्रीकल्चर, देखो अगर आपको नहीं भी पता पहले कौन सी आई बाद में कौन सी, ट्राई टू सॉल्व दिस विद लॉजिक। एग्रेरियन सोसाइटी जो है
पहले वो बनेगी ना, मतलब पहले प्रॉपर डिवीजन नहीं होगा जमींदार और मजदूर का, बस एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स अग्रेरियन सोसाइटी आपकी हंटिंग एंड गैदरिंग से आ गई है, हॉर्टिकल्चर के बाद अब आपका एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। फिर एग्रीकल्चरल सोसाइटी जब डेवलप होने जाएगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्पेसिफिक होती जाएगी, उसके बाद जो क्लासेस हैं वो बनना शुरू हो जाएगी। पहले तो रैंडमली एक बड़ी सी एग्रेरियन सोसाइटी आ जाएगी ना, उसके बाद फिर पता चलेगा नहीं ये मजदूर हैं, ये अलग रहेंगे, ये पेजेंट क्लास है और हमारी जमींदार क्लास है, ये हमारी एक अलग क्लास है, ये इसको अपर हैंड है। ये थॉट्स जो हैं वो एग्रेरियन सोसाइटी पहले जब एक बार इस्टेब्लिश हो जाए उसके कुछ टाइम के बाद आना शुरू हो जाएंगे। तो पहले एग्रेरियन सोसाइटी आई, तो उसके बाद पीजेंट सोसाइटी आई। तो आंसर क्या होगा, पहले वन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकेंड एंड लास्टली इंडस्ट्रियल, दैट इज योर फिफ्थ। ठीक। तो द अच्छा 29 देखते हैं। द सर्विंग कास्ट आर कॉल्ड, का मीन जजमान, सर्वेंट और ओनर। तो बेसिकली जजमानी सिस्टम है। एमएन श्रीनिवास ने हमें दिया था जजमानी सिस्टम, इंडियन सोशियोलॉजी में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हमारी दो कास्ट होती हैं, एक होती है जो सर्विंग कास्ट होती है, जो सर्व करते हैं, जिनको हम कामीन बोलते हैं, एंड एक जो कास्ट जिनको सर्व किया जाता है उनको हम जजमान बोलते हैं। ठीक है। तो ये इनका काम करते हैं, जैसे वॉशरमैन हो गए, घर का काम, बच्चे संभालना, धोबी वगैरह, एंड इनको और इन रिटर्न जो जजमान है या कैश या क्रॉप्स, कपड़े या कुछ भी ऐसी चीजें दे देते थे। तो इट्स अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। According to Durkheim, dash kind of division of labor can be found in elite in cities. ठीक है, सिटीज। तो उन्होंने हमें क्या बोला, दो टाइप की सोसाइटीज हैं, एक जो आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं एंड एक आपकी मॉडर्न सोसाइटीज है। एंड दोनों बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है डिविजन ऑफ लेबर का, ये मैंने आपको पहले भी कई बार एक्सप्लेन किया है अपने पेड बैच में, एंड आई थिंक जो डेमो लेक्चर्स दिए हैं उसमें भी एक्सप्लेन किया है, एक बार फिर से बोलती हूँ। तो बेसिकली दुर्खेम ने क्या कहा, दुर्खेम ने कहा सोसाइटीज में सॉलिडारिटी प्रेजेंट है। सॉलिडारिटी क्या हो गया, आपका यूनिटी एंड भाईचारा जो है सोसाइटीज में प्रेजेंट है। ठीक है, चाहे वो ट्रेडिशनल सोसाइटी हो या चाहे मॉडर्न सोसाइटी हो। फाइन, पहले पॉइंट है, याद रखो, सॉलिडारिटी है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं वो सिंपल सोसाइटीज हैं। ठीक है। तो प्रोफेशंस हैं वो भी सिंपल हैं, प्रोफेशन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एक इंसान है, वही आपका डॉक्टर भी है, वही आपका वैद्य जी है, टीचर भी वही है, काउंसलर भी वही है, गाइड भी वही है, एक रिलीजियस फिगर भी वही है। तो आप बोल सकते हो डिविजन ऑफ लेबर जो है वो सिंपल है। डिविजन ऑफ लेबर क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स टास्क को हम कई सिंपल टास्क्स में डिवाइड कर देते हैं एक फाइनल एंड गोल अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर अभी हमें डॉक्टर के पास जाना होता है, या एक हेल्थ सिस्टम जो है कैसे चलता है पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट, तो इसको बेसिकली डिवाइड किया गया है। फिजिशियन अलग होगा, गायनेकोलॉजिस्ट अलग होगा, न्यूरोलॉजिस्ट अलग होगा, पल्मोनोलॉजिस्ट अलग होगा। ठीक है। तो ये अलग अलग डिविजन्स हुए हैं। टोटल गोल एक ही है ना, एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, लेकिन ये हेल्थ का जो कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया है और हर कोई अपना अपना स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है। तो इसको हम डिविजन ऑफ लेबर बोलते हैं। या घर में देखो, घर चलाना जैसे फॉर एग्जांपल, तो घर में पता होता है पापा जो है वो अर्न करते हैं यूजुअली, अगर हम यूनिवर्सल बेसिक फैमिलीज देखें, मदर जो है रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन मदर करती हैं, फादर अर्न करते हैं। कोई एक काम जो होता है घर का काम वो बहन करेगी, बाहर से सब्जी वगैरह लाओ वो भाई करेगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये फैमिली का इंस्टीट्यूशन चल रहा है, उसके लिए डिविजन ऑफ लेबर हुआ है फैमिली में कि कौन बंदा कौन सा काम करेगा। ये होता है डिविजन ऑफ लेबर। बेसिकली ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसको दुर्खेम ने काफी ज्यादा सोशियोलॉजी में यूज किया। इकोनॉमी में हम इसको एडम स्मिथ से रिलेट करते हैं। ठीक है। हमारी फैक्ट्रीज में क्या होता है, डिविजन ऑफ लेबर आपके हाथ में, अगर ये आईफोन है, ये आईफोन ऐसा आईफोन ही तो नहीं आता है ना, तो कहीं पे इसका स्क्रीन बन रहा होता है, कहीं पे इसकी बॉडी बन रही होती है, कहीं पे इसका चार्जर बन रहा होता है, कहीं पे इसकी आईसीज बन रही होती हैं। तो बेसिकली एक आईफोन बनाने वाले काम को वेरियस टास्क में स्प्लिट किया जाता है ताकि वो टास्क जो है कंप्लीट हो जाए एफिशिएंटली। ठीक है, उसको हम डिविजन ऑफ लेबर बोलते हैं। फाइन, अब वापस आ जाओ। तो जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज है वहां पे सिंपल डिविजन ऑफ लेबर है, क्योंकि काम को इतना ज्यादा डिवाइड नहीं किया गया, एक ही इंसान सारे काम कर रहा है। तो इस सोसाइटी में भी सॉलिडारिटी है, दैट मीन्स इस सोसाइटी में भी भाईचारा है। वो क्यों है, क्योंकि कम ही लोग हैं, सिंपल डिवीजन है, कोई ज्यादा टेंशन ही नहीं है, खिचकिच ही नहीं है।
एक ही इंसान है, वो सारे काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली सब लोग जो है उससे अच्छे से मिलेंगे, आपस में सॉलिडारिटी रहेगी। छोटी सोसाइटीज है, ज्यादा लोग है, ज्यादा खिचकिच, ज्यादा टेंशन, कम लोग कम खिचकिच, यूनिटी। ठीक। तो ये जो सिंपल सोसाइटीज हैं, इन सोसाइटीज की जो यूनिटी है वो किस चीज की वजह से है? वो है लाइकनेस की वजह से, लाइकनेस, सेमनेस की वजह से, कि सोसाइटीज में सब कुछ सेम सेम है, ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। फाइन। अब इन्होंने बोला मॉडर्न सोसाइटीज जो है यहाँ भी सॉलिडारिटी है। यहाँ सॉलिडारिटी कैसे है? यहाँ सॉलिडारिटी है इंटरडिपेंडेंस से। इंटरडिपेंडेंस, कि ऑल्दो यहाँ पे सेम नहीं है, जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी में सेमनेस और लाइकनेस की वजह से सॉलिडारिटी थी, मॉडर्न सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस की वजह से सॉलिडारिटी है। फॉर एग्जांपल, अगेन अगर हम आईफोन की एग्जांपल ले, जहाँ पे बन रहा है, स्क्रीन कहीं पे बना, उसका बॉडी कहीं पे बनी, आईसीज कहीं पे बनी, चार्जर कहीं पे बने। अब जो स्क्रीन वाला इंसान है, वो क्या सिर्फ स्क्रीन लेके आईफोन दे देगा अपने ओनर को? उसको फाइनली इसको असेंबल करने की जरूरत है। तो जो स्क्रीन वाला डिपार्टमेंट है, वो बाकी बॉडी वाले डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करेगा, एंड ये दोनों चार्जर वाली बॉडी पे डिपेंडेंट करेंगे, वो सारे इसके सॉफ्टवेयर वाले डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करेंगे। दैट मीन्स अब हर डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, लेकिन हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंड ज्यादा कर रहा है, क्योंकि छोटा छोटा काम सारे कर रहे हैं ना। ओवरऑल जो अभी मेन टास्क है आईफोन बनाना, वो तब तक नहीं बनेगा जब तक सारे डिपार्टमेंट्स मिलके काम ना करें। ठीक है। तो यही इन्होंने बोला, दुर्खेम ने, कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें भी सॉलिडारिटी प्रेजेंट है, एंड मॉडर्न सोसाइटी की सॉलिडारिटी किस पे डिपेंड करती है? इंटरडिपेंडेंस की वजह से। ठीक है। एंड जो मॉडर्न सोसाइटी में सॉलिडारिटी है उसको बोला गया है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, एंड जो ट्रेडिशनल या सिंपल सोसाइटीज की सॉलिडारिटी है उसको बोला गया है मैकेनिकल सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी। ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, जो 31st क्वेश्चन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके एक दो क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं, एक दो नाम, तो बाकी आपसे खुद से सॉल्व करके मुझे बताओ। यहाँ पे हम यही सॉल्व करते हैं, इसका इतना ही यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसका मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगी, जिसमें रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डिस्कस। तो टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।